कोई भी एक जना लास्ट क्लास के जो लेंस लॉ के क्वेश्चंस है उनकी फोटो भेजो मेरे को। कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन वो हो गया तुम्हारा। देखो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, ये लेंस लो था। इसके डेरिवेशन तो नहीं की अभी तक अपन ने, डेरिवेशन नहीं की ना अभी तक इसकी। क्वेश्चन ही किए थे लेंस लो के, न्यूमेरिकल ही किए थे अपन ने लास्ट क्लास में। तो अब देखो ईएमएफ, अब यहां से अगर मान लो मैं ईएमएफ है तो ये है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है ईएमएफ का माइनस डेल फाई अपॉन डेल। ठीक है, फॉर्मूले बता रहा हूँ अलग अलग। अब E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी है। आई आई इज इक्वल टू क्या होता है, करंट E अपॉन आर। तो आई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी वन अपॉन आर। तो आई इज इक्वल टू करंट, ये कौन सी करंट है, इंड्यूस्ड करंट। तो इसके दो फॉर्मूले निकल के आ गए मेरे पास, हर एक स्टेप पे से फॉर्मूला है भाई। ठीक है, अब आई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी है। ठीक है, तो आई को मैं लिख सकता हूँ डी क्यू अपॉन डी टी। तो माइनस वन अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी, डी टी से डी टी चला गया, तो डी क्यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर डी फाइव। अब इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल क्यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर और डेल फाइव। हर स्टेप में से फॉर्मूले, हर स्टेप दो दो चार दो छह फॉर्मूले हैं इसके। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया मेरे से कि फाइव इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन है, फाइंड ईएमएफ, ईएमएफ निकालो भैया। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, ईएमएफ एट T इज इक्वल टू टू। ईएमएफ निकालना टू पर, तो पहले ईएमएफ निकालो, माइनस डी अपॉन डी टी, फाइव कितना, थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन। अगर आप तुम्हें डिफरेंशिएशन आता ही है तो मेरे हिसाब से कितना होगा डिफरेंशिएशन, माइनस सिक्स टी प्लस टू। और कितने पूछा है, टी इज इक्वल टू टू सेकेंड पर, तो इज इक्वल टू माइनस टू
14 वोल्ट, इतना ईएमएफ हो जाएगा। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है बस। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? केवल उसकी डायरेक्शन को शो करेगा और कुछ नहीं करेगा। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना दूं, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड, ईएमएफ निकालो। ठीक है, फाइव दे रखा है आपको, फाइव इज इक्वल टू वही 3t² प्लस 2t प्लस 1। इस क्वेश्चन में तुम ईएमएफ निकालने के लिए पहले 5 2 माइनस 5 1 अपॉन t2 माइनस t1 करोगे। क्यों भाई, ऐसे कैसे पता लगा? क्योंकि टाइम इंटरवल का क्वेश्चन है, 0 to 4 टाइम इंटरवल का क्वेश्चन है। तो जब अपन 11th में काइनेमेटिक्स पढ़ी थी तो बताया था तुम्हें कि ये तो इंस्टेंट वाला है, इंस्टेंट वाला है। और ये फॉर्मूला कब लगाना है? डेल वाले, जब आपको टाइम डिफरेंस हो। तो यहाँ पे इसमें टाइम डिफरेंस दे रखा है आपको, इसमें क्या है आपके पास? टाइम डिफरेंस। तो जो अब 5 को निकालने की जरूरत नहीं है, तो 5 4 माइनस 5 2 अपॉन 4 माइनस 2, ये फॉर्मूला आएगा। अब इसमें 5 4 निकालना पड़ेगा, जबकि इसमें आपको पहले इसमें डिफरेंशिएशन करके आंसर निकालना है, जबकि इसमें आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। अब 5 4 वैल्यू पुट करना, 4 की जगह 5 पुट करो, 5 4 मतलब 4 सेकेंड पर। तो 4 4 16, 4 दिया 48, 48 8 56, 57 हो गया ये तो। ठीक है, और 2 का हो जाएगा 17 अपॉन 2, 14/2। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। ये 20 वोल्ट हो गया, माइनस का माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। ठीक है, एक बार इसकी कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। उतारो इसको, ये लेंस लो का ही पार्ट है, ठीक है।
लिख लिया था क्या सबने? चलो लिखो लिखो। हो गया अब? फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ 2 to 4 सेकेंड। मिटा दो अब तो। ये तो बॉडी खराब है। हाँ भैया बाकी देखो। क्वेश्चंस हो गए थे इसके। अब जो करंट इंड्यूस वाले हैं उसके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस की के तुम्हें कहा था कि मैंने क्वेश्चन करने को कहा होगा, लेकिन किए नहीं होंगे तुमने ना। सही है ना? नेक्स्ट देखो इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस ये कहता है कि किसी भी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज करोगे, ठीक है, तो फ्लक्स डिपेंड करता है करंट पे। यानी करंट अगर चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा। करंट जितनी ज्यादा चेंज होगी या करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये कहा इंडक्टेंस में। अकॉर्डिंग टू दिस, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट।
ठीक है, अब प्रपोर्शनल के साइन के हिसाब से इंडक्टेंस को डिवाइड किया गया दो पार्ट में। ठीक है, एक तो डिवाइड किया गया सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसा नाम वैसा काम, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में केवल एक ही कॉइल होती है, वन कॉइल, जबकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल होती है। कितनी कॉइल होती है? दो कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस में एक कॉइल और म्यूचुअल इंडक्टेंस में कितनी कॉइल होती है? दो कॉइल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है? जब मेरे पास दो कॉइल्स हो, मान लो एक कॉइल ये रही, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगाइए, ई लगा, ठीक है, दूसरी कॉइल ये रही, इसमें लगा दिया अपन ने गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इस कॉइल में कॉइल 1 है और ये कॉइल 2 है। ठीक है, अगर कॉइल 1 में, इसमें कॉइल 1 में, अगर कॉइल 1 में, इन कॉइल 1, एक कॉइल में, इफ इन कॉइल 1 इफ वी चेंज इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट की वैल्यू को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो किस में इंड्यूस होगा? इन सेकेंड कॉइल। ठीक है, तो ये जो एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में इंड्यूस होने के प्रोसेस है, उल्टा भी हो सकता है। अगर मैं इसमें बैटरी लगा दूं, यहाँ कैलमीटर लगा दूं, तो उल्टा भी हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। दिस फिनोमिना इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे इसको अपन? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर एक कॉइल में दूसरी कॉइल की वजह से और दूसरी कॉइल में पहली कॉइल की वजह से अगर करंट इंड्यूस्ड हो रही है, करंट इंड्यूस हो रही है, तो उस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहते हैं इसको? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी इन्होंने कहा फाइव प्रपोर्शनल एम आई, सॉरी फाइव प्रपोर्शनल आई, एम आई। ठीक है, एम इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। फाइव इक्वल्स टू एम आई। ठीक है, अब यहां से लेंथ लो से E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब करंट कितना इंड्यूस होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस में, वो देख लेते हैं। E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। फाइव कितना? एम आई। E इज इक्वल टू माइनस एम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था। E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। अगर मैं करंट की बात करूं तो माइनस एम अपॉन आर डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ये करंट की बात हो गई। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो dq अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन आर डी आई अपॉन डी टी। खत्म। तो dq इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन आर, ये भी हो सकता है फॉर्मूला। अब इनके अलग अलग फॉर्मूला लिख सकते हैं। डेल क्यू इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन आर डेल आई, कह सकता हूँ मैं। ईएमएफ को भी कह सकता हूँ माइनस एल आर डेल आई अपॉन डेल। ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला तब लगाना है आपको, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब आपको इंस्टेंट पे करंट पूछी जाए या इंस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछी जाए। और डेल वाला फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपको टाइम इंटरवल गिवन हो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो एम है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। क्या होती है उसकी यूनिट? हेनरी। मिली हेनरी हो सकती है, माइक्रो हेनरी हो सकती है। इसकी डायमेंशन जो है वो याद भी कर सकते हो, निकाल सकते हो फॉर्मूले से। ठीक है, दूसरी चीज, डेफिनेशन अगर आपको एम की देनी हो, ठीक है, एम की, तो किसी कॉइल में फ्लक्स में चेंज यूनिट करंट में, किसी कॉइल में अगर करंट में यूनिट चेंज हो रहा है तो वहां पर जो फ्लक्स होगा उस यूनिट करंट की वजह से, वो किसके बराबर होगा? उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, अभी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है अपन अलग अलग कॉइल्स के निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉइल्स में से मान लो सर्कुलर कॉइल मान लो, ठीक है, सोलेनोइड मान लो,
ठीक है, कोई भी कॉइल अपन निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं अपन। एक सेकंड, ठीक है, किसी भी कॉइल की हेल्प, किसी भी कॉइल के लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए, सोलेनोइड के लिए, किसी के लिए आप निकाल सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, क्या निकालना है मेरे को? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। किसका निकालना है? सोलेनोइड का निकालना है। किसका निकालना है? सोलेनोइड का। ठीक है, मान लो मेरे पास एक सोलेनोइड है ऐसे, ठीक है, और ये दूसरी सोलेनोइड है इसके अंदर है। ठीक है, अब ये फर्स्ट सोलेनोइड है और ये सेकंड सोलेनोइड है। फर्स्ट सोलेनोइड जो भी होगा, फर्स्ट कॉइल का करंट होगी तो I1, रेडियस मान लो इसका I1 करंट, रेडियस R1, एरिया A1, फ्लक्स φ1, मैग्नेटिक फील्ड B1। ठीक है, जो भी होगा उसका फर्स्ट वाले का 1 हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड वाले का 2 हो जाएगा। एक सेकंड, तुम्हारी दिक्कत आ गई ना, इसको दिखेगा नहीं तुम्हें। ये फर्स्ट जो भी कॉइल होगी ना, ये ऊपर वाली जो कॉइल फर्स्ट कॉइल है, तो जो भी वो करंट I1, नंबर ऑफ टर्न्स N1, रेडियस R1, एरिया A1 B1, और जो सेकेंडरी वाली कॉइल है, ये जो नीचे वाली कॉइल है, करंट I2, N2, R2, A2, B2, स्मॉल n2, जो भी होगा इसका N2 N2 हो जाएगा, इसका 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर टू सोलेनोइड्स कोएक्सियली। कोएक्सियली सोलेनोइड रखी हुई है। तो फर्स्ट कॉइल की जो रेडियस है वो स्मॉल r1, मैग्नेटिक फील्ड B1, करंट I1, नंबर ऑफ टर्न्स N1, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n1। सिमिलरली सेकंड के लिए लिखना है, कंसीडर ए सेकेंडरी कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स N2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n2, रेडियस R2, एरिया A2, मैग्नेटिक फील्ड B2 एंड करंट I2। ये लिखना है। अब इसके बाद लगाना है फॉर्मूला phi इज इक्वल्स टू mi। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डेफिनेशन जब मैंने लिखी थी, तो डेफिनेशन लिखी थी तो इसका इस पे भी हो सकता है और इसका इस पे भी हो सकता है, दोनों का किसी पे भी हो सकता है, यानी इसका तो इस पे भी हो सकता है, इसका इस पे, इसका इस पे भी हो सकता है। तो फाइव इज इक्वल टू mi। ठीक है, अब m निकालना है, मैंने कहा सपोज मेरे को M12 निकालना है, यानी फर्स्ट कॉइल पे निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 की वजह से। अब फर्स्ट कॉइल में जो फ्लक्स होगा, एक कोइल का फ्लक्स होता है फाइव, तो एन कोइल्स का फ्लक्स कितना हो जाएगा? फर्स्ट कोइल में निकालना है, तो फ्लक्स तो हो गया उसका, और करंट किसकी आएगी? दूसरे की, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे के निकलेंगे तभी तो फ्लक्स आएगा। मेरे से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे तो मेरी करंट थोड़ी ना होगी, दूसरे की होगी, क्योंकि वहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगी और मेरे से पास होगी, और जब मेरे से पास होगी तो मैं उसको कहता हूँ मेरा फ्लक्स। तो M151 इज इक्वल टू M12I2, ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख लो। देखो M12, इधर वाले सारे 1, इधर वाले सारे, बस। अब किसके लिए निकाल रहे हो तुम? सर्कुलर कॉइल के लिए, सोलेनोइड के लिए? सोलेनोइड के लिए। अब देखो न्यूमेरिकल कैसा भी आ सकता है, सर्कुलर आया तो सर्कुलर का फॉर्मूला रख देना मैग्नेटिक फील्ड का, सोलेनोइड आया तो सोलेनोइड का रख देना। सोलेनोइड है, सोलेनोइड का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट एन आई, याद हो तो। ठीक है, ये 1, ये करंट किसकी होगी? दूसरे की होगी, ये ध्यान रखना भाई। फाइव, ठीक है, फाइव इज इक्वल टू बी, और एरिया कितना होता है? πr1² इज इक्वल टू M12I2। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानते हो, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता था। पाई इज इक्वल टू, वहां पे ईए था, यहाँ पर क्या होता है? बी। ठीक है, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पता है क्या तुम्हें? बता दिया ना मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया क्या? हाँ चलो फिर तो ठीक है, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, M12, I2 से I2 चला गया। अब M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N1 स्मॉल n1 πr1²। ठीक है, ये छोटे बड़े एक से लगा देता हूँ उसको मैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर L से मल्टीप्लाई किया, L से डिवाइड किया, L से मल्टीप्लाई किया और L से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया मेरा? एक सेकेंड, ये N2 भी है, करंट है ना 2, तो 2। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो ये हो गया, इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल n1 स्मॉल n2 πr1²। ये हो गया तुम्हारा M12, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2। अब इसके हेल्प से तुम ईएमएफ इंड्यूस निकाल सकते हो, ये फॉर्मूले। ठीक है, अब सिमिलरली
मैं बोलूं M21 निकालो साहब, M21 कितना होगा? 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1। देखो 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1, ये तो इंटरचेंज हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो M12 और M21 के दोनों के फॉर्मूले अपने पास आ गए। अगर मान लो ये दोनों कॉइल्स क्या हो, एक जैसी हो, डिट्टो सेम हो, क्या हो, डिट्टो सेम हो, यानी कि एक दूसरे की कॉपी हो, तो क्या होगा? R1 किसके बराबर हो जाएगा? R2 के। R1 किसके बराबर हो जाएगा? R2 के। ठीक है। अगर मैं कह दूं कि सपोज ये R1 R2 है, कौन है? R1 और R2। अगर ये दोनों बराबर हैं, इफ R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है, मान लिया कि लगभग बराबर है, क्या है? लगभग बराबर है। इफ R1 इज इक्वल टू R2, तो मैं कह सकता हूँ M12 किसके बराबर होगा? M21 के, विच इज इक्वल टू M। तो M इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना? N2 पाई R स्क्वायर L। ये R के बराबर मान लेते हैं। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। किसके लिए? सोलेनॉइड के लिए। तो इसका टॉपिक क्या हो गया? म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू ए सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड के लिए हो गया। अगर मान लो ये डेरिवेशन तुम्हें सर्कुलर कॉइल के लिए पूछ ली जाती, तो आप क्या करते हैं? इस बी की जगह जो रखा है तुमने, क्या लिख देते? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R, सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड रख देते और सेम डिट्टो हो जाते हैं। इसमें ध्यान रखना, इसमें ऊपर से कंस्ट्रक्शन लिखना है। फ्रॉम लेंज लो, सॉरी, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस वी नो दैट, यहाँ पे लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर सोलेनॉइड इज, जिससे होता है ये, साइड में लिखोगे तो पूरे फॉर्मूला आगे लिखना, वी नो दैट एन अपॉन एल इज इक्वल टू एन। तो पूरा आपको अच्छे से तमीज से लिखना है इसको। ठीक है, लिखो इसको, लिख लो। बॉक्स हो गया? दिख रहा है ना बोर्ड पूरा? एक दिन छोड़ देना। MWF ब्लड का तो अपन क्या इलाज करें? पहले से करो, लेफ्ट साइड और उतार लो। अब सही है क्या? अभी ब्लर ही है, तो ब्लर का तो क्या इलाज करें? अब
वाइस वर्सा। फाइल भेज दी है मैंने, उतार लो, जब हो जाए तब बता देना मेरे को। हो गया क्या?
हो जाए तब बता देना भाई। अब लिखो नीचे, देखो अब इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं या डेरिवेशन आती है सर्कुलर कोयल की, तो वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। सर्कुलर कोयल किया तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कोयल का रख देना। अब बात करते हैं अपन किसकी, सेल्फ इंडक्टेंस की, ठीक है। किसकी बात करेंगे अपन अब, सेल्फ इंडक्टेंस की। अब तो सेल्फ इंडक्टेंस में केवल एक ही कॉइल होगी, जैसे मान लो ये कॉइल है अपने पास है, ठीक है। इस कॉइल में सर्कुलर कॉइल बहुत सारी है, ये 1 2 3। अब इसमें अगर करंट चेंज होगी तो इन आजू बाजू वाली में फ्लक्स चेंज होगा, तो करंट क्या होगी, इंड्यूस होगी। तो उस फिनोमिना को बोलते हैं अपन म्यूचुअल की जगह सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। यानी करंट इंड्यूस बाय इटसेल्फ, इट करंट इंड्यूस्ड बाय इटसेल्फ, खुद की खुद की वजह से ही करंट का बनना, उसको कहते हैं अपन सेल्फ इंडक्टेंस। तो फाई इज प्रपोर्शनल, अब तो चेंज कुछ नहीं करना, एल लिखना है बस, यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल की जगह सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। ये ईएमएफ हो गया एल, करंट हो गया ये करंट, ये चार्ज एम की जगह एल, और कुछ भी चेंज नहीं करना। यूनिट अगेन क्या होगी, हेनरी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो फ्लक्स निकालने का तरीका होगा, अब इसमें दो सोलेनोइड थी पहले वाले में, लेकिन इसमें कितनी सोलेनोइड रहेगी, एक ही सोलेनोइड रहेगी। कितनी सोलेनोइड, और 1 2 का कोई लफड़ा नहीं रहेगा। देखो कैसे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी, सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू ए सोलेनोइड, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू एल आई, ठीक है। फाई क्या होता है, एन बी ए इज इक्वल टू एल आई, एन बी कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, सॉरी अपन किसके लिए कर रहे हैं, सोलेनोइड के लिए कर रहे हैं, तो म्यू नॉट एन आई इक्वल टू एल आई, आई से चला गया, 1 2 को लफड़ा ही नहीं है इसमें, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन स्मॉल एन इंटू ए। वही थोड़ा स्टाइल मार लो इसमें, ये लो, ठीक है। अगर मैं इसे मीडियम में इंसर्ट कर दूं, इफ मीडियम इज इंसर्टेड, जैसे वहां 1 to 4 चैप्टर में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एप्सिलॉन आर से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू आर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू। ये हो गया एल किसमें, मीडियम के, ठीक है। तो जैसे म्यूचुअल वैसा सेल्फ, खत्म, उतार लो।
चलो ठीक है। और हो गया सबका? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ओके बाय टाटा।
Good morning. Good morning, class 12th. Good morning, Abhishek, Lalit and Mohit. Good morning. गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे, कविता पढ़ रहे थे, कविता के बहाने और बात सीधी थी, है ना। ये दो कविताएं कुंवर नारायण की कविताएं थी, दो बात सीधी थी पर और कविता के बहाने अच्छे से पढ़ ली थी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी दोनों में से किसी भी कविता में तो आप बता दो, नहीं तो फिर आज इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। कविता समझ में आ गई थी आपको? गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। और हम लोग कुंवर नारायण की दो कविताएं पढ़ी थी हमने, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, है ना। ये दोनों कविताएं आप लोगों को अच्छे से आ गई समझ में, या एक बार फिर रिवाइज कराऊं और फिर क्वेश्चन आंसर्स करें, या डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराऊं मैं पाठ्य पुस्तक के? टेल मी, क्वेश्चन आंसर कर ले। ओके। कविता के बहाने कविता की तुलना किससे सार्थक मानी गई है? चिड़िया की उड़ान से, फूल का खिलना, या बच्चे का खेलना, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर पता ही है आपको, बच्चे का खेलना। आंसर होगा बच्चे का खेलना। दूसरा है कर्तव्य शब्द में है क्या है? प्रशंसा है, निंदा है, व्यंग है, या उपेक्षा है? कर्तव्य कविता में आया ना एक जगह कि क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो यहाँ कर्तव्य यानी जो कवि जो कलात्मक तरीके से कविता रचने की कोशिश कर रहा था उस कर्तव्य के लिए कहा है। तो कर्तव्य शब्द में प्रशंसा का भाव भी नहीं है, निंदा का नहीं है, व्यंग का है, उपेक्षा का भी नहीं है, व्यंग का है। क्योंकि व्यंग इसलिए किया है कि वो जो कर्तव्य कर रहा है, कलात्मक तरीके से कविता को लिखने की कोशिश कर रहा है, उसमें कविता का अर्थ तो खत्म हो रहा है, तो वो व्यंग है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने का अभिप्राय क्या है? कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने का मतलब यह है कि चिड़िया की उड़ान तो एक सीमित क्षेत्र तक होती है, यानी उसकी एक उड़ने की सीमा है ना। जबकि कविता जो है उसकी जो उड़ान है उसका जो सर्वव्यापी प्रभाव है वो कोई सीमा नहीं बांधता, वो असीमित है। तो इसलिए कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने का मतलब ये होता है कि चिड़िया की उड़ान जो है वो एक सीमित क्षेत्र तक ही होती है, जबकि कविता की उड़ान असीमित होती है। ठीक है। दूसरा है प्रश्न, सब घर एक कर देने का माने बच्चा ही जाने। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है? तो इस पंक्ति का अभिप्राय ये है
कि कविता का प्रभाव जो है वो बच्चे के खेलने की तरह ही है। जैसे बच्चे के खेलने से बच्चा जब खेलता है तो अपना पराया भेदभाव मिटा देता है, सब घर एक हो जाते हैं, कभी इस घर कभी उस घर। तो जैसे बच्चों का खेल भेदभाव रहित होता है, एकता लिए हुए होता है, वैसे ही हाँ, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कविता का प्रभाव भी बच्चे के खेल की तरह ही एकता और भेदभाव रहित होता है, एकता फैलाने वाला होता है, भेदभाव रहित होता है। ठीक है ना? तो ये मतलब है इसका कि ये बात बच्चा ही जानता है। जैसे कविता जो है ये सब घर एक कर देती है, भेदभाव नहीं करती, वैसे ही बच्चों के खेल भी ऐसे ही होते हैं और ये बात बच्चा समझता है, अर्थात बच्चे ऐसे ही खेलते हैं। दूसरा, लघुतरात्मक का पहला प्रश्न देखो, कविता के बहाने शीर्षक कविता का उद्देश्य क्या है? यानी ये जो कविता दी है, कविता के बहाने इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वो कवि ने देखो पूरी कविता में चिड़िया, फिर उसके बाद फूल, फिर फूल के बाद बच्चे के खेल से बात की है, सिद्ध की है कि एकता और प्रेम और भेदभाव रहित रहना, प्रेम से रहना, ये आज भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब आज के संदर्भ में भी ये बात फिट बैठती है। तो इस कविता के बहाने शीर्षक के माध्यम से कवि जो है वो कविता का महत्व बता रहा है कि कविता का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। आज भी कविता जो है वो भेदभाव रहित प्रेम और एकता का संदेश फैलाने वाली होती है। यानी जो मानवीय मूल्य हैं हमारे, उनकी रक्षा में कविता का बहुत योगदान है, ये बताना है। ठीक है? कि कविता के बहाने कविता जो है, इसमें कवि जो है वो ये बात सिद्ध करना चाहता है कि आज कितनी ही आधुनिकता हो, कितनी ही भौतिकवादी लोग हों, फिर भी कविता का उद्देश्य अपने आप में प्रेम, एकता का संदेश फैलाना है और मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी है। दूसरा देखो, बिना मुरझाए कौन महकता है और क्यों? तो इसका आंसर होगा कविता ऐसा फूल है। कविता एक ऐसा फूल है जो बिना मुरझाए बहुत दिनों तक खिला रहता है, अर्थात उसका प्रभाव जो है वो युगों युगों तक रहता है, उसकी महक दूर दूर तक फैलती है। क्योंकि फूल तो एक प्राकृतिक घटना है, वो खिल के मुरझा भी जाता है, जबकि कविता जो है वो एक ऐसी मानव की विचारधारा है या मानव मन की भाषा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है, उसका कभी एंड नहीं होता। ठीक है? तो बिना मुरझाए कौन महकता है? तो कविता रूपी फूल जो है, या कविता एक ऐसा फूल है जो बिना मुरझाए युगों युगों तक महकता है। क्यों? क्योंकि कवि जो की कविता जो है, कल्पना जो है या कविता जो है उसकी, वो उसका प्रभाव युगों युगों तक रहता है, कभी खत्म नहीं होता। अब बताओ, अभी तक ये जो बताए समझ में आ गए? अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक छोटे ही हैं, ज्यादा है भी नहीं इसमें। 2 प्रश्न और है निबंधात्मक। कराऊं निबंधात्मक या रिपीट करूं? क्लियर है चारों प्रश्न? चारों प्रश्न क्लियर हो गए आपको? चलो ठीक है, अब चलते हैं निबंधात्मक प्रश्न। भाषा के चक्कर में सीधी सी बात टेढ़ी हो जाती है, समझाइए। भाषा के चक्कर में सीधी सी बात भी टेढ़ी कैसे हो जाती है? तो जब कवि जो है कविता के बाहरी रूप पर, देखो 2 आपने अलंकार पढ़े हैं ना, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है? शब्दों का चमत्कार होता है जो दिखाई देता है, और अर्थालंकार में क्या होता है? शब्दों का जो अर्थ होता है उस अर्थ में सौंदर्य छुपा होता है। तो यही बात कविता के अंतर्गत है। कविता भी 2 तरीके से होती है। एक कविता जो ऊपर बाहरी शिल्प, यानी उसकी शब्दों की बनावट, उसका तुकबंदी, ये सब जो कलाकारी होती है, ये जिसको कहते हैं शिल्प सौंदर्य, कला सौंदर्य। और एक होता है उसके अंदर जो अर्थ, जो संदेश, जो मूल भाव कवि व्यक्त करना चाहता है, वो उसका सौंदर्य। तो ये कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि जब कवि किसी कविता में बाहरी शिल्प पर, यानी बाहरी सौंदर्य पर अधिक बल देता है, तो जो कविता का जो भाव है, जो मूल भाव है, वो भी पाठक तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बाहरी शिल्प में ही, सौंदर्य में ही उलझकर पाठक रह जाता है।
तो जो कविता का मूल है तत्व वो गायब हो जाता है। भाषा की साज सज्जा के चक्कर में, भाषा को सजाने के चक्कर में जो कविता का संदेश है या मूल भाव है वो बिना अनकहे रह जाता है, वो पाठक तक पहुंच ही नहीं पाता। तो कवि ने भी यही किया। कवि ने भी भाषा को बहुत प्रभावशाली बनाने के लिए, चमत्कृत बनाने के लिए इतना उसको तोड़ा मरोड़ा, इतना उसमें बदलाव किया कि जो वो बात कहना चाहता था, जो संदेश देना चाहता था वो अस्पष्ट हो गया, वो समझ में नहीं आया। तो इसीलिए कवि जो है वो यही कह रहे हैं कि भाषा को महत्व देने वाले लोग कई बार अपनी भाषा को इतना ज्यादा सजाते हैं कि जो मूल कथन या संदेश है वो हम तक पहुंच ही नहीं पाता, और सीधी सी बात भी उलझ जाती है। जो सीधी सी सहज शब्दों में कही जा सकती है बात, वो भी उलझकर टेढ़ी हो जाती है। ठीक है ना? आया समझ में? ये वाला प्रश्न आया समझ में आप लोगों को? निबंधात्मक भाषा के चक्कर में सीधी सी बात भी टेढ़ी कैसे हो जाती है। तो जब कवि कविता में कविता के बाहरी सौंदर्य को, भाषा को अधिक प्रभावशाली, चमत्कार पूर्ण बनाने के चक्कर में इतना ज्यादा अपना कलाकारी या अपनी या बल देता है उसको सजाने में कि जो कविता का मूल तत्व है, उसका संदेश, उसकी बात या कथन वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती। तो जो सीधी सी बात भी होती है वो बाहरी सौंदर्य के चक्कर में हम तक नहीं आती और वो भी टेढ़ी सी लगने लगती है। सेकंड क्वेश्चन देखो, कविता एक खेल है ना, ये पूरा पद है, इसको इस पंक्ति का भावार्थ लिखना है आपको, बच्चा ही जाने। अब कवि जो है इसमें पूरा भावार्थ ही लिखोगे कि कवि जो है इस कविता में ये बताना चाहता है कि कविता भी बच्चों की खेल की भांति ही एक खेल है। जैसे बच्चे खेलते समय एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे घर, हर घर जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, अपने पराये का कोई उनके मन में भेदभाव नहीं होता, वो बस सब घरों को जोड़ने का काम करते हैं। वैसे ही कविता भी जो है वो भी अपनी कल्पनाओं और अपनी भावनाओं से जो है घर घर पहुंचती है, वो कोई भेदभाव नहीं करती, वो सबको प्रेम एकता का संदेश देती है, यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश को भी जोड़ती है। कहने का मतलब कविता का प्रभाव जो होता है वो विश्वव्यापी होता है, सबको जोड़ने वाला होता है। जैसे बच्चों का खेल सबको जोड़ने वाला होता है, वैसे ही कविता का प्रभाव भी सबको जोड़ने वाला होता है। तो ये हो गया, इसका पूरे प्रश्न उत्तर हो गए। फिर है आखिरकार वही हुआ उसी तरह ठोक दिया, ये वाला पद है, इसकी सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो इसको तो आप पूरा सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे इस पद की, कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है, ये लास्ट वाला पैराग्राफ है, हार कर मैंने उसे कील की तरह ठोक दिया, आखिरकार वही हुआ, है ना। तो इसमें आप कवि कहोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक में संकलित कुंवर नारायण जी की कविता बात सीधी थी पर से लिया गया है। इस अंश में कवि कहना चाहता है कि जब भाषा के अंदर किसी भाव को जोर जबरदस्ती से कठिन भाषा में जब हम प्रयोग करते हैं या उसको ठूस दिया जाता है तो फिर वो भाव रहित हो जाता है, जो उसको भाव या जो कहना चाहिए ना, जो संदेश देना है वो हम तक नहीं पहुंचता। तो फिर आगे आप बता सकते हो कि कवि इसमें कह रहा है कि जब उसने भाषा को चमत्कार पूर्ण बनाने के लिए और ज्यादा उसको बात को निकाल तो पाया नहीं, बल्कि और बात उलझती गई, और जोर जबरदस्ती जब उसने की कि भाषा को और सुंदर बनाऊं ताकि बात अच्छे से कह सकूं, तो भाषा की जोर जबरदस्ती से उसकी बात की चूड़ी मर गई, अर्थात जो संदेश था वो खत्म हो गया और वो उस पेज की तरह उसमें खाली घूमने लगी, भाषा के अंदर बात बेकार घूमने लगी, मतलब संदेश निकलकर नहीं आया हमारे पास, भाषा का चमत्कार ही दिखाई देने लग गया। और आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें डर था, मतलब भाषा को चमत्कार पूर्ण बनाने के चक्कर में उनकी बात और संदेश ही नष्ट हो गया, या कविता का प्रभावहीन हो गई, कविता प्रभावहीन हो गई। तो ये सारे प्रश्न उत्तर आपको आज कॉपी में करने हैं। अब कुछ एक
छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है। अब बताओ ये क्वेश्चन आंसर्स जो आपको कराए पाठ्य पुस्तक के, समझ में आ गए सारे? थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स ले लेती हूँ, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं गद्य भाग का, मैं और मैं निबंध। तो स्कूल खुलने वाले हैं 18 से आप लोगों के, 18 से स्कूल खुलने वाले हैं, आपके पास आ गया होगा ना मैसेज। तो अपना काम आप लोग पूरा रखिएगा, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद आप लोगों का पहला काम यही होगा कि आप लोगों का जितना वर्क है वो चेक होगा, तो इसलिए काम कंप्लीट रखना, चेकिंग वर्क होगा, फिर उसके बाद आपके टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे। चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कराऊं। कविता के बिना मुरझाए महकने का क्या अर्थ है? कविता के बिना मुरझाए महकने का अर्थ है कि देश और काल से परे होकर कविता का रसात्मक बने रहना, मतलब रसात्मक यानी आनंद देने वाली, यानी देश और काल से परे, यानी समय और देश की सीमा जिसे बांध ना सके, और वो हर कहीं अपना आनंद जो है हमेशा देती रहे कविता, ये मतलब है। बात एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? बात एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब यहाँ पे बात को जो है क्या कहा गया है? खेल रही थी, शरारती बच्चे की तरह। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या श्लेष है? अब देखो इसमें मानवीकरण नहीं है, क्योंकि बात जो है ये खेल रही थी कायदे से तो मानवीकरण, लेकिन यहाँ पे मानवीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तुलना की जा रही है। जैसे एक शरारती बच्चा खेलता है वैसे ही एक बात भी खेल रही थी, तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? उपमा की तरह आ गया ना, तुलना। पेंच, पेंच प्रतीक है, किसका प्रतीक है? पेंच, कविता के अंदर आया ना पेंच, तो ये कवि का प्रतीक है, बात का प्रतीक है, भाषा का प्रतीक है, या भाषा और बात का प्रतीक है? पेंच, भाषा में वो पेंच कसते गए, ये प्रतीक है बात का। किसका प्रतीक है? बात का। बात अपनी रखने के चक्कर में वो इतना ज्यादा भाषा को सुंदर बनाते गए, चमत्कृत बनाते गए कि बात निकल ही नहीं पाई, घूमने लगी बेकार। तो पेंच प्रतीक है बात का, जो बात कवि कहना चाहता है, संदेश का। सहूलियत से बरतना, इसका क्या अर्थ है? सहूलियत से बरतना, बहुत सावधानी से प्रयोग करना, सुविधानुसार प्रयोग करना, धैर्य और सरलता से काम लेना, अधिक महत्व न देना। 4 ऑप्शन है, तो होगा इसका धैर्य और सरलता से काम लेना। यानी कविता लिखने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, धैर्य और सरलता का प्रयोग करो, ताकि जो पढ़ने वाला पाठक है वो समझ सके। यही काम वो नहीं कर रहा था, वो तो बस कसे जा रहा था बेतरतीब, बुरी तरह से, मतलब बेतरतीब यानी बुरी तरह से। अब जरूरी तो है ही बेटा, जब स्कूल खोले जा रहे हैं तो जरूरी है, तभी तो। बाकी आप लोगों को अगर ऑब्जेक्शन है, पेरेंट्स नहीं वो करेंगे तो कह नहीं सकते हम, बाकी तो सर से ही बात करना। तो आपकी इच्छा है, आना तो जरूरी है ही। तबीयत खराब है, कुछ दिक्कत है, तब आप नहीं आ सकते, बाकी सर से पूछिए आप। फिर है अति लघुतरात्मक प्रश्न में से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर पूछ रही हूं मैं। कुंवर नारायण हिंदी कविता के किस स्वरूप से जुड़े हुए हैं? कौन से स्वरूप से? हिंदी कविता में तो नई कविता शीर्षक जो कविताएं हैं, मतलब नई शैली में लिखी जाने वाली कविताएं। एक तो है जो पुरानी तरीके से लिखी जाती थी, एक नई शैली में लिखी जाने वाली कविताओं के स्वरूप से जुड़े हैं।
फिर उसके बाद है, कवि ने चिड़िया के बहाने कविता को क्या बताया है? चिड़िया के बहाने कविता को कल्पना की एक उड़ान बताया। जैसे चिड़िया उड़ान भरती है, वैसे कवि भी कल्पना की उड़ान भरता है। चिड़िया क्या नहीं जान सकती है? चिड़िया क्या नहीं जान सकती? चिड़िया कविता की जो सीमातीत उड़ान है, यानी सीमाओं से परे जो उसकी उड़ान है, उस उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में क्या अंतर है? मालूम ही है, कविता की उड़ान असीमित होती है, जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। और दूसरा, कविता की उड़ान देश या काल के बंधन से मुक्त होती है। उसको कोई देश की सीमा नहीं बांध सकती, समय की सीमा नहीं बांध सकती उसको। फूलों के बहाने कवि क्या बताना चाहता है? फूलों के बहाने कवि बताना चाहता है कि कविता भी फूल की तरह ही आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है, और उसकी महक, उसका आनंद जो है दूर दूर तक जाता है, यानी दूर दूर तक के लोगों को प्रभावित करती है। यानी कविता भी एक खिलने वाली, अर्थात आनंद प्रदान करने वाली और अपनी महक, अपना संदेश दूर दूर तक फैलाने वाली वस्तु है। कविता के खिलने का आशय क्या है? कविता के खिलने का आशय है कविता का रसपूर्ण आकर्षण, यानी उसको आनंद देने वाला, उसके अंदर जो आकर्षक तत्व है वो। फूल कविता का खिलना क्यों नहीं जान सकता? फूल कविता का खिलना क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि फूल जो है वो अपने एक सीमित स्थान पे ही खिलता है और अपने आसपास के थोड़े से क्षेत्र को ही प्रभावित करता है, जबकि कविता जो है वो घर घर, दूर दूर तक जाकर अपनी महक और संदेश फैलाती है। जबकि फूल तो जहां उगा है उसके आसपास के थोड़े से क्षेत्र को ही महकाएगा, वहीं पर लोगों को आनंद देगा, जबकि कविता दूर दूर तक अपनी महक और संदेश फैलाती है। बिना मुरझाए महकने का क्या अर्थ है? तो बिना मुरझाए महकने का अर्थ है कि कविता जो है वो हमेशा एक ऐसा फूल है, सदाबहार फूल है, जो हमेशा खिला रहता है और अपनी सुगंध फैलाता है। उसको कभी ऐसा नहीं है कि उसकी सुगंध खत्म हो जाए या उसका संदेश खत्म हो जाए, वो हमेशा के लिए शाश्वत है। कविता के बहाने कविता का वर्ण विषय क्या है? कविता का कविता के बहाने कविता का जो वर्ण विषय है वो कवि ये बताना चाहता है कि बेशक कितनी ही आधुनिकता हो जाए, कविता का महत्व कभी खत्म नहीं होगा। कविता हमेशा तक देश काल से परे, हमेशा हमेशा युगों युगों तक पढ़ी जाती रहेगी और लोगों को आनंदित करती रहेगी। ये बात बताना कविता का वर्ण विषय है। बच्चों के खेल की मानवता को क्या देन है? बच्चों के खेल की मानवता को ये देना है कि जैसे बच्चे अपने पराये का भेद नहीं करते, सब घरों को जोड़ देते हैं, वैसे ही यही संदेश है कि मनुष्य को भी सब घरों को जोड़ने वाला, अर्थात प्रेम और एकता से रहने, भेदभाव ना करने, ऊंच नीच जात पात ना मानने का संदेश देना है। बात सीधी थी। इस कविता द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है, एक लाइन में आंसर ये होगा कि कवि ये कहना चाहता है कि किसी सरल बात को कहने के लिए हमें सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा आडंबरपूर्ण, उसको इतना ज्यादा भाषा के चक्कर में बांध दिया जाए कि मूल बात ही रह जाए। तो इसलिए कविता जो है वो सरल सहज भाषा में कहनी चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सारी कविताएं सरल भाषा में कही जाए। बात कहीं कहीं चमत्कार ही दिखाना है तो वो तो कलात्मकता दिखाएगा ही, लेकिन मेन बात यह है, अगर आप कोई सीधी बात कह रहे हो तो सीधी बात आप सीधे लफ्जों में भी कह सकते हो, लेकिन ज्यादा भाषा के चक्कर में घुमाओ फिराओगे ना तो वो सीधी बात भी समझ में नहीं आएगी। सीधी बात टेढ़ी क्यों फंस गई? भाषा को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के चक्कर में सीधी बात टेढ़ी हो गई। टेढ़ी फंस जाने का आशय क्या है? टेढ़ी फंस जाने का आशय है कि बात को बहुत ही क्लिष्ट भाषा में या आडंबरपूर्ण भाषा में व्यक्त करने से कवि को
बात कहना कठिन हो गया। ठीक, बात को पाने के लिए कवि ने क्या क्या प्रयत्न किए? कवि ने भाषा को, जैसे उसमें आया ना, तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, तो यहाँ पे तोड़ा मरोड़ा घुमाने फिराने से मतलब ये है कि कवि ने भाषा में थोड़ा संशोधन किया, सुधार किया, उसमें चमत्कार पूर्ण यानी अलंकारों का या दूसरी चीजों का प्रयोग किया और हेर फेर किया, शब्दों की तुकबंदी मिलाने के लिए शब्दों का हेर फेर किया, तो इससे बात की चूड़ी मर गई। बात को पाने के लिए कवि ने भाषा में संशोधन किया, शब्दों को थोड़ा बदला और उसमें अलंकारों आदि का प्रयोग किया। भाषा को तोड़ने मरोड़ने फेर बदल का क्या परिणाम हुआ? भाषा को तोड़ने मोड़ने फेर बदलने का परिणाम ये हुआ कि जो बात थी, भाषा के अंदर जो बात थी, उसका मूल भाव और अस्पष्ट हो गया, यानी समझ में नहीं आया। पेच कसते जाने का क्या आशय है? पेच कसते जाने का आशय है भाषा को और अधिक कठिन और आकर्षक बनाना, भाषा को और कठिन और आकर्षक बनाना। कवि पर तमाशबीनों की वाहवाही का क्या प्रभाव पड़ रहा था? यानी देखने वाले और जो वाहवाह करने वाले थे, उनका कवि पर यह प्रभाव पड़ रहा था कि कवि जो था वो उनकी वाहवाही से प्रसन्न होकर और ज्यादा भाषा को क्लिष्ट क्लिष्ट यानी बहुत कठिन बनाता जा रहा था, आडंबरपूर्ण बनाया जा रहा था। कर्तव्य शब्द से कवि का अभिप्राय क्या है? कर्तव्य द्वारा कवि अपनी मूर्खता पर व्यंग कर रहा है कि वो जो ये कर्तव्य कर रहा था, मतलब भाषा को कठिन बनाने का जो कार्य कर रहा था, ये उसने व्यंग से अपने ऊपर ही व्यंग किया है कि